नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, एक एआई सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #पुशिंग इंडियन ऑथर्स अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और आज हमारे पास एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित कृति है, मोहन राकेश का लिखा नाटक आषाढ़ का एक दिन। जी, आषाढ़ का एक दिन वाकई एक ऐसा नाटक जिसने आधुनिक हिंदी रंगमंच को, आप कह सकते हैं, एक नई दिशा दी। आज हम इसी नाटक की गहराइयों में उतरेंगे, इसके किरदारों के मन को टटोलेंगे, उन सवालों से जूझेंगे जो ये उठाता है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों 1958 में लिखा गया ये नाटक आज भी इतना प्रासंगिक और प्रभावशाली है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प होने वाला है। हमारे पास इस नाटक और इसके विश्लेषण से जुड़ी कुछ सामग्री भी है, जिसके आधार पर हम इसकी परतों को खोलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस साहित्यिक यात्रा को। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. सबसे पहले नाटक और इसके लेखक मोहन राकेश के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये नाटक, जैसा आपने कहा, 1958 में आया और अक्सर इसे पहला आधुनिक हिंदी नाटक कहा जाता है। इसने वाकई हिंदी थिएटर में जैसे एक क्रांति सी ला दी थी। बिल्कुल। और मोहन राकेश जन्म 8 जनवरी 1925, निधन 3 जनवरी 1972। वे खुद हिंदी साहित्य के एक स्तंभ थे। वो उस नई कहानी आंदोलन के प्रमुख शहरों में से थे। ये आंदोलन 60 के दशक के आसपास उभरा था और इसने कहानियों में यथार्थवादी चित्रण, शहरी मध्य वर्ग के जीवन और मनोवैज्ञानिक गहराइयों पे ज्यादा जोर दिया। राकेश जी ने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया, कुछ समय पढ़ाया भी और सारिका जैसी, आप जानते हैं, प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया। उनका जीवन अनुभव और साहित्यिक समझ वो उनके लेखन में साफ झलकती है। सही कहा। और सिर्फ आषाढ़ का एक दिन ही नहीं, उनके दूसरे नाटक जैसे आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, ये भी हिंदी नाटक साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन नाटकों ने शहरी जीवन की जटिलताओं और बदलते मानवीय रिश्तों को बड़ी बेबाकी से मंच पर उतारा और इसी योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो अब आते हैं इस खास नाटक पर, आषाढ़ का एक दिन। इसकी कहानी किस बारे में है? क्या ये सच में कवि कालिदास के जीवन से प्रेरित है? हाँ, प्रेरित तो है। ये महान संस्कृत कवि कालिदास के जीवन के एक कल्पित अंश पर आधारित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और यही राकेश की खूबी है, कि उन्होंने कालिदास को कोई देवता या सुपर हीरो नहीं दिखाया, बल्कि एक साधारण, संवेदनशील, द्वंद्वों से घिरे हुए मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। यही इस नाटक की आधुनिकता और ताकत छिपी है मेरे ख्याल से। यह दिलचस्प है। तो कहानी का केंद्र क्या है? कौन से पात्र हमें इस यात्रा पर ले जाते हैं? कहानी के केंद्र में 2 मुख्य पात्र हैं। एक तो कालिदास, जो एक प्रतिभाशाली कवि है लेकिन अपने भविष्य को लेकर थोड़े अनिश्चित है, और दूसरी है मल्लिका, गांव की एक साधारण युवती जो कालिदास से गहरा प्रेम करती है और एक तरह से उसकी प्रेरणा भी है। मल्लिका का चरित्र तो असाधारण रूप से गढ़ा गया है। वो सिर्फ कालिदास की प्रेमिका नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उसका विवेक, उसकी अंतरात्मा की आवाज भी है। प्रकृति से जुड़ी हुई, सहज और पूरी तरह समर्पित। तो शुरुआत में हम उन्हें कहाँ पाते हैं? माहौल कैसा है? नाटक की शुरुआत होती है आषाढ़ के पहले दिन। बारिश का खूबसूरत माहौल है। हिमालय की तलहटी के पास बसा एक गांव। कालिदास वहीं रहते हैं, प्रकृति के करीब और मल्लिका के स्नेह में बंधे हुए। उनका जीवन सरल है, रचनात्मक ऊर्जा से भरा है, पर कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी है। अच्छा। कुछ साहित्यिक विश्लेषण इस ओर इशारा करते हैं कि शायद कालिदास खुद भी अपने प्रेम को लेकर उतने पक्के नहीं जितनी कि मल्लिका उनके प्रति समर्पित है।
ये एक बहुत सूक्ष्म बिंदु है जिस पर नाटक हमें सोचने पर मजबूर करता है। और फिर कहानी में मोड़ कैसे आता है? जाहिर है सब कुछ इतना शांत तो नहीं रहता होगा। बिल्कुल नहीं। कहानी में जो निर्णायक मोड़ है वो तब आता है जब उज्जैनी के राज दरबार से आचार्य वरुरुचि कुछ अधिकारियों के साथ कालिदास को लेने आते हैं। उज्जैनी से? हाँ, उन्हें राजकवि का सम्मान और पद देने का प्रस्ताव लेकर। ओहो। ये एक बहुत बड़ा अवसर है, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, सत्ता के करीब रहने का मौका। यहीं से कालिदास के जीवन का वो केंद्रीय संघर्ष शुरू होता है। अच्छा, तो ये है वो चुनाव का क्षण। एक तरफ गांव का शांत परिचित जीवन, प्रकृति का साथ और मल्लिका का निस्वार्थ प्रेम, और दूसरी तरफ उज्जैनी के राज दरबार की चकाचौंध, अवसर और महत्वाकांक्षा की पुकार। ये तो किसी भी कलाकार या व्यक्ति के जीवन का एक जाना पहचाना द्वंद्व लगता है ना? हाँ बिल्कुल, और राकेश ने इस द्वंद्व को बड़ी गहराई से चित्रित किया है। कालिदास दुविधा में है, मल्लिका उसे जाने के लिए प्रेरित करती है ये सोचकर कि उसकी प्रतिभा को सही मंच मिलना चाहिए, लेकिन जाने का निर्णय वो कालिदास और मल्लिका दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। तो आगे क्या होता है? क्या कालिदास सफल होते हैं? और मल्लिका का क्या? कालिदास उज्जैनी जाते हैं, वे सफल होते हैं, बहुत प्रसिद्धि पाते हैं, यहाँ तक कि कश्मीर के शासक भी बनते हैं। लेकिन इस सफलता के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपनी सहजता, अपनी जड़ों और शायद अपनी रचनात्मकता के मूल स्रोत से दूर होते जाते हैं। उनकी और मल्लिका के बीच एक भावनात्मक खाई वो पैदा हो जाती है, और सालों बाद जब वे एक बदले हुए व्यक्तित्व के साथ गांव लौटते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ बदल चुका है। मल्लिका का जीवन भी एक अलग दिशा ले चुका है, परिस्थितियां उसे कहीं और ले गई हैं। समय, दूरी और निर्णयों ने उनके रिश्ते की वो जो मासूमियत थी उसे खत्म कर दिया है। ओ, ये तो काफी दुखद लगता है सुनने में। मल्लिका के पात्र के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत सशक्त है, भले ही वो पीड़ित सी लगे। कुछ लोग तो उसे ही नाटक का मुख्य पात्र मानते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? ये बिल्कुल सही बात है। मल्लिका का चरित्र त्याग, प्रेम और असीम प्रतीक्षा का प्रतीक बनकर उभरता है। जी। उसमें एक अद्भुत आंतरिक शक्ति है। वो परिस्थितियों से टूटती जरूर है पर हारती नहीं। नाटक का जो भावनात्मक बोझ है वो काफी हद तक वही उठाती है। अगर कालिदास कहानी का नायक है तो मल्लिका उसकी आत्मा है, ऐसा कहा जा सकता है। उसकी पीड़ा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि उन सभी का प्रतीक है जो किसी प्रियजन की महत्वाकांक्षाओं के लिए चुपचाप बलिदान हो जाते हैं। इसलिए उसे मुख्य पात्र मानना भी गलत नहीं होगा। हाँ, ये बात तो है। अब अगर हम नाटक के मुख्य विषयों यानी थीम्स की बात करें तो कौन से बड़े विचार हैं जो ये नाटक हमारे सामने रखता है? आपने कला और प्रेम के द्वंद्व का जिक्र तो किया ही। हाँ, कला बनाम प्रेम, या कहीं कि रचनात्मकता बनाम व्यक्तिगत रिश्ते, ये सबसे प्रमुख थीम है। क्या एक महान कलाकार बनने के लिए अपने निजी जीवन, अपने प्रेम को दांव पर लगाना जरूरी है? क्या कला और जीवन एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते? कालिदास का पूरा जीवन इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। उसकी सफलता उसे उसके मूल स्रोत यानी मल्लिका और उस गांव की प्रकृति से, जहां से उसकी कविता ने जन्म लिया था, दूर ले जाती है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। और क्या विषय उभरते हैं इसमें? दूसरा महत्वपूर्ण विषय है महत्वाकांक्षा बनाम संतोष। गांव का वो सरल, प्रकृति के करीब का जीवन जिसमें प्रेम और शांति है, क्या वो ज्यादा मूल्यवान है या फिर राज दरबार की प्रतिष्ठा, शक्ति और भौतिक सफलता? नाटक इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि इस चुनाव की जटिलता और उसके परिणामों को दिखाता है। और शायद इसी से जुड़ा है प्रसिद्धि के साथ आने वाला अकेलापन। जैसे जैसे कालिदास ऊपर चढ़ते हैं, क्या वह ज्यादा अकेले होते जाते हैं? निश्चित रूप से। महानता अक्सर अपने साथ एक अलगाव लेकर आती है। कालिदास जब शिखर पर पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि वे उन लोगों और उन भावनाओं से बहुत दूर आ गए हैं जो कभी उनके लिए मायने रखते थे। यह सत्ता और प्रसिद्धि की मानवीय कीमत पर एक तीखी टिप्पणी है। इसके अलावा नाटक व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक दबावों, या जिसे कर्तव्य कहते हैं, उसके बीच के टकराव को भी दिखाता है। कालिदास का उज्जैनी जाना सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि राज्य द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार करने का एक कर्तव्य बोध भी था। आपने मानवीय भावनाओं के चित्रण का भी जिक्र किया था। रिव्यूज में भी प्रेम, सहिष्णुता और यहाँ तक कि ईर्ष्या जैसी भावनाओं के सूक्ष्म चित्रण की बात कही जाती है। जी हाँ, राकेश जी मानवीय भावनाओं के चितेरे हैं। मल्लिका का वो निस्वार्थ प्रेम, कालिदास का असमंजस और अपराध बोध,
या फिर विलोम जैसे पात्र की वो कड़वाहट और यथार्थवादिता, या फिर प्रियंगु मंजरी, कालिदास की पत्नी, की अपनी असुरक्षाएं, ये सब बहुत सजीव ढंग से सामने आते हैं। ये पात्र सिर्फ प्रतीक नहीं लगते, बल्कि जीते जागते इंसान लगते हैं अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। यही यथार्थवादी चित्रण पाठक या दर्शक को नाटक से जोड़ता है। और ये सब मिलकर उस सवाल को और गहरा कर देता है कि व्यक्तिगत सफलता पाने की मानवीय कीमत क्या है। क्या जो पाया वो खोए हुए से ज्यादा मूल्यवान था? ये सोचने वाली बात है। चलिए अब जरा नाटक की भाषा और शैली पर बात करते हैं। मोहन राकेश की भाषा की बहुत तारीफ होती है। बिल्कुल, इस नाटक की भाषा तो इसकी जान है। ये अत्यंत काव्यात्मक है, प्रवाहमयी है और अर्थों से भरी हुई है। इसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग भी है, लेकिन वो बोझिल नहीं लगता, बल्कि माहौल और पात्रों के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। संवाद सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, वे पात्रों की आंतरिक स्थिति, उनके अनकहे भावों और दार्शनिक विचारों को भी व्यक्त करते हैं। हाँ, मैंने भी महसूस किया कि इसमें एक अजीब सा संतुलन है। मतलब यथार्थवादी स्थितियों का चित्रण है, लेकिन भाषा में एक काव्यात्मक लय और गहराई है। जैसे संवादों में एक प्रतीकात्मक वजन हो जो व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर कुछ सार्वभौमिक सत्यों की ओर इशारा करता है। आपने सही पकड़ा। राकेश की शैली की एक और खासियत है भावनात्मक संयम और सूक्ष्मता। वे भावनाओं का विस्फोट नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें धीरे धीरे परत दर परत खोलते हैं। बहुत कुछ मौन में, रुके हुए वाक्यों में या प्रकृति के बिंबों के माध्यम से कहा जाता है। ये अंडरस्टेटमेंट या संयम ये नाटक को और ज्यादा प्रभावी बनाता है। पाठक या दर्शक को पात्रों के अनकहे दर्द और खुशी को खुद महसूस करने का मौका मिलता है। ये तो लेखन की बड़ी कुशलता है। तो अब हम आते हैं उस सवाल पर जो हमने शुरू में उठाया था। ये नाटक जो 1958 में लिखा गया, आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है? आज के समय में इसकी क्या अहमियत है? मेरे विचार में इसकी प्रासंगिकता कई स्तरों पर है। सबसे पहले तो जैसा हमने चर्चा की, कला, प्रेम, महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत रिश्तों के बीच का जो द्वंद्व ये नाटक दिखाता है, वो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा। आज भी कलाकार, लेखक या कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति इन सवालों से जूझता है। काम और निजी जीवन में संतुलन कैसे बिठाएं? सफलता के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क्या अपनी जड़ों से कटना जरूरी है? हाँ, ये संघर्ष तो आज के दौर में शायद और भी ज्यादा तीव्र हो गया है, जहाँ सफलता और प्रसिद्धि का दबाव इतना ज्यादा है। बिल्कुल। दूसरी बात, नाटक में मानवीय भावनाओं और रिश्तों की जो गहरी और ईमानदार पड़ताल है, वो हमेशा प्रासंगिक रहेगी। पात्रों की मनोवैज्ञानिक जटिलता, उनके चुनाव और उनके परिणाम हमें अपने जीवन और अपने निर्णयों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ कालिदास या मल्लिका की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी सपनों का पीछा किया है, चुनाव किए हैं और उनके नतीजों के साथ जिया है। और शायद इसकी भाषा और शिल्प की उत्कृष्टता भी इसे कालजयी बनाती है। निश्चित तौर पर इसकी काव्यात्मक भाषा, सधे हुए संवाद और मजबूत संरचना इसे एक क्लासिक का दर्जा देते हैं। यह हिंदी नाटक परंपरा में एक मील का पत्थर है जिसने आने वाली पीढ़ियों के नाटककारों को प्रभावित किया। इसीलिए साहित्य के विद्यार्थियों, रंगमंच प्रेमियों और गंभीर पाठकों के लिए यह आज भी एक जरूरी पाठ बना हुआ है। यह हमें सोचने, महसूस करने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने मोहन राकेश के कालजयी नाटक आषाढ़ का एक दिन के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया। हमने देखा कि कैसे ये नाटक महान कवि कालिदास और उनकी प्रेयसी मल्लिका के माध्यम से कला, प्रेम, महत्वाकांक्षा, कर्तव्य, सफलता की कीमत और अकेलेपन जैसे जटिल और सार्वभौमिक विषयों को बड़ी ही संवेदनशीलता और गहराई से हमारे सामने रखता है। हमने इसकी कसी हुई पटकथा, जीवंत पात्रों, विशेषकर मल्लिका के सशक्त चरित्र, मोहन राकेश की अद्वितीय काव्यात्मक और संयमित भाषा शैली और सबसे बढ़कर इसकी निरंतर बनी हुई प्रासंगिकता पर बात की। ये सभी तत्व मिलकर इसे आधुनिक हिंदी साहित्य और भारतीय रंगमंच की एक अनिवार्य कृति बनाते हैं। और यहाँ एक विचार है जो शायद सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। नाटक ये इशारा करता है कि अक्सर रचनात्मकता या सफलता की उड़ान हमें उन्हीं भावनात्मक जमीनों से दूर ले जाती है जहां से उस उड़ान की प्रेरणा मिली थी। कालिदास की प्रतिभा मल्लिका और उस गांव के माहौल में पनपी, लेकिन उसी प्रतिभा ने उसे उनसे दूर कर दिया। क्या महानता और भावनात्मक जुड़ाव के बीच ये दूरी या कीमत चुकाना एक अनिवार्य सत्य, या क्या कोई और रास्ता संभव है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर खोजना होगा। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई तो कृपया शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन दें। आपका साथ हमें ऐसी और भी साहित्यिक यात्राएं करने की प्रेरणा देता है। और हम पुरजोर आग्रह करेंगे कि आप मोहन राकेश की ये अद्भुत कृति आषाढ़ का एक दिन जरूर पढ़ें। यह महज एक नाटक नहीं, एक गहरा अनुभव है। इसे खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, चलते चलते कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हमें आपके सुझावों और आपकी पसंद की किताबों के बारे में जानने का उत्सुकता से इंतजार रहेगा। इसी विचार और अनुरोध के साथ आज की ये गहन बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।